हेलो गाइस, हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आपका पैसा सरकारी बैंक में ज़्यादा सेफ है या फिर प्राइवेट बैंक में ज़्यादा सेफ है। मतलब हम लोग इस वीडियो में सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक के बीच में डिफरेंसेस जानने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को कुछ बातें पता होना चाहिए, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि सरकारी बैंक और आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंसेस है। जैसे कि आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट की बैंक है, मतलब इंडिया के सेंट्रल बैंक है, और उसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट की बैंक है। तो इन दोनों चीजों में आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखिए कि जब मैं गवर्नमेंट बैंक की बात कर रहा हूं तो केवल मैं एसबीआई की बात नहीं कर रहा हूं। एसबीआई के साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं यहाँ पे, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इंडियन बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, सारे बैंकों की यहाँ पे बात हो रही है। उसी प्रकार से यहाँ पे यदि मैं प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूँ तो एचडीएफसी की ही बात नहीं हो रही, यहाँ पे सारे ही प्राइवेट बैंक की बात हो रही है। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया या फिर अदर जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, जैसे एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सारी प्राइवेट बैंक की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे कि प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी है, तो मैंने यहाँ पे एचडीएफसी का रेफरेंस दिया है। और सरकारी बैंक में सबसे बड़ा यहाँ पे एसबीआई है, तो यहाँ पे मैंने एसबीआई का यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे जानने वाले थे कि ये आरबीआई और एसबीआई में क्या डिफरेंसेस है। तो देखो, जो आरबीआई है ये एक संवैधानिक बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी है, मतलब भारत सरकार की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जबकि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये एक कंपनी है जिसमें भारत सरकार का शेयर है। और भारत सरकार का कितना शेयर है यहाँ पे? 61.23%। मतलब एसबीआई के पास में भारत सरकार का मालिकाना हक केवल 61% है। और बाकी जो शेयर्स हैं, जैसे 40% जो बचा, वो हमारे और आपके जैसे लोगों के शेयर्स हैं या फिर कोई प्राइवेट कंपनी के यहाँ पे शेयर्स हैं। तो ये चीज आपको पता चल गया कि आरबीआई और एसबीआई में क्या फर्क है। आरबीआई भारत सरकार की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एसबीआई एक कंपनी है। जैसे कि यदि मान के चलो कि भारत सरकार को, जैसे कि अभी मान के चलो कि मोदी जी कोई आदेश देते हैं, यहाँ पे आरबीआई को डायरेक्टली कोई आदेश देते हैं, तो आरबीआई मानने से उसको मना कर सकता है। जबकि यदि मोदी जी एसबीआई को कोई आदेश देते हैं तो एसबीआई को मानना पड़ेगा। मतलब कि यदि गवर्नमेंट यहाँ पे एसबीआई को कोई आदेश देता है तो एसबीआई को मानना पड़ेगा। जबकि यदि गवर्नमेंट आरबीआई को कोई आदेश देता है तो आरबीआई के यदि नियमों के अधीन होगा तो ही ये मानेगा। यदि उसके नियमों के अंतर्गत नहीं होगा तो ये मानने से मना कर देगा। यदि भारत सरकार को अपना बात आरबीआई से मनाना है तो सबसे पहले उनको लोकसभा और राज्यसभा से एक कानून पास करना पड़ेगा। इसके बाद में वो आरबीआई से कुछ आर्गुमेंट कर सकती है। मतलब यदि कुछ नया चीज इनको मनाना होगा आरबीआई से तो सबसे पहले एक कानून पास करना पड़ेगा, तब जाके आरबीआई मानेगा। वहीं पे जैसे कि एसबीआई को यदि कोई चीज मनाना होगा तो डायरेक्टली भारत सरकार एसबीआई को आदेश दे सकती है। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी हाल के समय में जैसे इलाहाबाद बैंक में इंडियन बैंक का मर्जर हो गया, उसी प्रकार से पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हुआ, और भी बहुत सारे मर्जर्स हुए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डायरेक्टली, मतलब भारत सरकार ने कोई एक्ट पास नहीं किया, इसके लिए कानून नहीं बनाया, डायरेक्टली इनको बोला कि हमारे मालिकाना हक वाली कंपनी है, इनको मर्ज कर दो। तो इसके लिए कोई कानून पास नहीं करना पड़ेगा, सीधा एक भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, देन यहाँ पे ये पॉसिबल हो पाया। वहीं पे यदि आरबीआई को कोई भी आदेश देना होगा तो वहां पे एक, मतलब कानून यहाँ पे बनाना पड़ेगा भारत सरकार को। तो ये बात है, आपको पता चल गई कि एसबीआई मतलब गवर्नमेंट बैंक और आरबीआई में क्या डिफरेंसेस है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बाकी जितने भी सरकारी बैंक हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो सरकारी बैंक है एंड प्राइवेट बैंक में क्या डिफरेंसेस है। तो नियम के अनुसार भाई इनमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। चाहे आप सरकारी बैंक में अकाउंट खुलवाओ, चाहे आप प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवाओ, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। सभी आरबीआई के नोटिफिकेशन के अनुसार, मतलब आरबीआई के नियमानुसार चलते हैं। यदि मान के चलो कि गवर्नमेंट बैंक कोई गलती करती है या फिर प्राइवेट बैंक सेम गलती करती है तो दोनों पे पेनाल्टी सेम लगेगा, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो। और यदि मान के चलो कि एसबीआई कोई गलती करती है तो एसबीआई के ऊपर भी मोरेटोरियम लगाया जाएगा और एचडीएफसी के ऊपर भी मोरेटोरियम लगाया जाएगा। तो आरबीआई यहाँ पे इन बैंकों में कोई भेदभाव नहीं करती, क्योंकि आरबीआई की नजर में ये दोनों सिर्फ एक कंपनी है, बस यहाँ पे शेयर है, बस मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पे मालिकाना हक बस एसबीआई में है। बाकी ऐसा कोई डिफरेंसेस नहीं है।
जैसे कि मान के चलो कि आरबीआई क्या करती है, आरबीआई यहाँ पे आपको इंश्योरेंस देती है आपके डिपॉजिट्स पे। जैसे कि मान के चलो कि कल के दिन यदि आपका 10 करोड़ रुपए एसबीआई में जमा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका 10 करोड़ रुपए जमा हुआ है, और कल के दिन यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब जाती है तो आरबीआई आपको सिर्फ 5 लाख रुपए देगा, और उससे ज्यादा आप क्लेम भी नहीं कर सकते हो। यदि आप कोर्ट भी जाओगे तो कोर्ट आपको डिसमिस कर देगा, क्योंकि आपके डिपॉजिट पे केवल 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस हुआ है जो कि आरबीआई ने किया है। और यहाँ पे आप भारत सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते कि मतलब भारत सरकार हमें पैसा दो, वैसा कोई नियम है ही नहीं। मतलब यहाँ पे सरकारी बैंक में भी आपको केवल 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी मिल रही है। वहीं पे यदि मान के चलो कि प्राइवेट बैंक में भी यदि आप 10 करोड़ रुपए जमा करते हो तो, और कल के दिन यदि मान के चलो कि एचडीएफसी बैंक यदि मान के चलो कि डूब गया, तो यहाँ पे भी आपको केवल 5 लाख रुपए की आरबीआई की तरफ से यहाँ पे गारंटी मिलेगी। और ये 5 लाख रुपए वाला इंश्योरेंस करता कौन है? तो देखो, ये 5 लाख वाला जो इंश्योरेंस है ये करता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब ये एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है। मतलब एक इसको ऑन कौन करता है? इसको ऑन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इसके तहत मतलब आपके डिपॉजिट्स पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपकी बातें क्लियर हो गई कि सरकारी बैंक एंड प्राइवेट बैंक में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। मतलब आरबीआई यानी कि भारत सरकार यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं करता। लेकिन यदि आप दूसरे नजर से देखोगे तो दूसरे नजर से फिर भी आपका जो सरकारी बैंक है वो एक तरह से सेफ माना जाएगा। जैसे कि मान के चलो कि एचडीएफसी बैंक को मैं ऑन करता हूँ, मतलब मेरी कंपनी है, मतलब मेरी बैंक है एचडीएफसी बैंक, ठीक है, और ये जो एसबीआई है ये सरकारी कंपनी है। तो कल के दिन मान के चलो कि एसबीआई भी डूब जाती है एंड एचडीएफसी बैंक भी डूब जाती है, तो क्योंकि एचडीएफसी बैंक को मैं ऑन करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि भाई मैं तो दिवालिया हो गया, मैं आपके पैसे नहीं रिटर्न कर सकता हूं। वहीं पे यदि ये गवर्नमेंट का यहाँ पे शेयर है तो गवर्नमेंट की भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपने सिटीजन्स का पैसा जो है वो लौटाए। तो उस कंडीशन में आपका पैसा यहाँ पे सेफ है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे कानूनी तौर पे यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते हो, मतलब भारत सरकार से आप डायरेक्टली पैसे नहीं मांग सकते हो कानूनी प्रक्रिया के द्वारा। हाँ, आप प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हो, उसकी बात अलग है। तो चीजें आपको समझ में आ गई कि गवर्नमेंट बैंक एंड प्राइवेट बैंक में क्या डिफरेंसेस है। अब बात आती है कि हमें किस बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए, हम गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाएं या फिर सरकारी बैंक में हम अकाउंट खुलवाएं। तो देखो, यहाँ पे सीधा सा आंसर है कि आप अपने पैसे को, अपने सेविंग्स को ऑर्गेनाइज करके रखो। ऑर्गेनाइज करके क्यों रखो? क्योंकि कभी भी मान लो किसी भी बैंक में कभी भी क्राइसिस आ सकती है, और इसीलिए आप अपने सेविंग्स को मल्टीपल बैंक्स में रखो, और मल्टीपल बैंक्स में उन्हीं बैंक्स में आप रखो जो बड़े बैंक हो। जैसे कि है आपका एसबीआई बड़ा बैंक है, एचडीएफसी आपका बड़ा बैंक है, तो इन बैंकों में आप पैसा रखो और आप मल्टीपल अकाउंट खुलवा के रखो। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपको मल्टीपल अकाउंट के आपको नुकसान बताएंगे। लेकिन यदि आप बड़ा सेविंग्स अपना रखना चाहते हो तो आप अलग अलग बैंकों में आप अपने पैसों को ऑर्गेनाइज करके रखो। आपका थोड़ा सा बस अमाउंट कटेगा साल भर में। जैसे कि मान को चलो कि आप 10 लाख रुपए, जैसे कि मान के चलो 10 लाख रुपए आपने 3-4 बैंक में रखा हुआ, आपने 40 लाख का यहाँ पे सेविंग्स अपना करके रखा हुआ है। तो जितना आपका कटेगा डेबिट कार्ड चार्ज, एसएमएस चार्ज, उससे ज्यादा तो आपका ब्याज मिल जाएगा। तो इसीलिए आप अलग अलग बैंकों में आप अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखो। जैसे कि आपको पता होगा कि यस बैंक के ऊपर जब मोरेटोरियम लगा तो फोन पे काम करना बंद किया, क्योंकि फोन पे उसके ऊपर डिपेंडेंट था और उसके साथ में बहुत सारे लोगों का पैसा डिपॉजिट था यस बैंक में, और जो कि अपना खुद का पैसा नहीं विड्रॉल कर पा रहे थे। और वहीं पे आपको पता होगा कि पीएमसी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो था, उस पे मोरेटोरियम लगाया था, जो कि अभी तक चल रहा है। मतलब अभी तक यहाँ पे लोगों का पैसा यहाँ पे विड्रॉल नहीं कर पा रहे, मतलब अपने खुद के सेविंग्स विड्रॉल नहीं कर पा रहे। मतलब किसी को बीमारी के लिए चाहिए, किसी को अपने मतलब शादी वगैरह के लिए चाहिए, तो वो पैसे यहाँ पे विड्रॉल नहीं कर पा रहे। इसलिए जब अपने सेविंग्स यदि रखोगे ना, तो वो बड़े जो बैंक्स हैं उनमें आप रखना और चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखना। आप मल्टीपल बैंक्स यहाँ पे ओपन करके रखना, राइट। तो मेरे तरफ से कुछ रिकमेंडेड बैंक है, मतलब इन बैंकों में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। और चाहो तो यदि आपके सेविंग्स बड़े हैं तो आप सभी बैंकों में भी अकाउंट खुलवा सकते हो। भारत सरकार के द्वारा ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आप इतना बैंक अकाउंट रखो या फिर इतने। आप बस आपको मतलब आरटीआई वगैरह फाइल करते टाइम आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि भाई किसमें आपका क्रेडिट हुआ, किसमें आपका डेबिट हुआ। तो जैसे आप अपना सेविंग्स रखते हो ना मल्टीपल बैंक अकाउंट में,
तो एक जो बैंक अकाउंट है उसको आप केवल इसलिए रख लेना कि जैसे क्रेडिट के लिए या फिर नॉर्मल जैसे खर्चे वगैरह होते हैं उनके लिए आप रख लेना, नॉर्मल क्रेडिट डेबिट के लिए जैसे पैसे रिसीव करना है या फिर पैसे खर्च करना है तो उसके लिए आप एक बैंक को चूज कर लेना, ठीक है। और बाकी के जितने भी आपके सेविंग्स है वो अपने अलग अलग बैंकों में ऑर्गेनाइज करके रख देना। तो मेरे नजर में जो बड़े बैंक हैं एंड कैपिटल वाइज भी जो बड़े बैंक हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम लोग बात करते हैं कौन से बड़े बैंक हैं जिसमें आपको अपना अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट बैंक के बारे में। तो गवर्नमेंट बैंक में सबसे बड़ा बैंक है पहला एसबीआई। एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है, मतलब सबसे ज्यादा इसके पास में एसेट्स हैं, सबसे ज्यादा इसके पास में कैपिटल है। आपको यहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाना चाहिए और एसबीआई वर्ल्ड के टॉप 50 में आता है। और इसके बाद में फिर जो देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक। और इसके बाद में फिर आप कैनरा बैंक पे भरोसा कर सकते हैं, कैनरा बैंक का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। और इसके बाद में फिर बैंक ऑफ बड़ौदा पे आप भरोसा कर सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। और जैसे विजया बैंक और साथ में एक और देना बैंक का जब मर्जर हुआ इसके बाद में फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। और यदि हम प्राइवेट बैंक के बारे में बात करें तो प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और इसके बाद में फिर दूसरा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई एक्चुअल में आईसीआईसीआई बैंक का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस मेरे को आईसीआईसीआई बैंक का लगता है। आईसीआईसीआई बैंक में कुछ टाइम पहले अभी वीडियोकॉन वाला क्राइसिस आया था जिसके बाद में फिर आईसीआईसीआई बैंक कुछ पिछड़ सा गया, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी वाइज यदि कहें या फिर जैसे एटीएम वगैरह की टेक्नोलॉजी, जैसे इसके नेटवर्क्स वगैरह, जैसे वर्ल्ड वाइड इसके नेटवर्क वगैरह की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे टॉप पे है। तो आप एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और इसके बाद में फिर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को तो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, तो एक्सिस बैंक के ऊपर भी आप भरोसा कर सकते हैं। और इसके बाद में फिर है कोटक महिंद्रा बैंक। तो यदि आपकी सेविंग्स बड़ी हैं तो आप अपने सेविंग्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन बैंकों में अपना अकाउंट खुलवा के। लेकिन यदि आपकी सेविंग्स नहीं है, मतलब यदि आप रिटायरमेंट प्लान वगैरह नहीं कर रहे हैं तो आप अभी एक ही बैंक में अपना अकाउंट खुलवा के रखें। ज्यादा बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, आपको एटीएम चार्ज देना पड़ेगा, आपको एसएमएस चार्ज देना पड़ेगा और भी बहुत सारे छोटे मोटे चार्जेस रहते हैं, उन सभी चार्जेस को आपको पेड करना पड़ेगा। तो कोई मतलब नहीं होगा आपको मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट खुलवाने के लिए। जैसे कि आप यदि अपना मिनिमम अवेलेबल बैलेंस कभी मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको हायर चार्जेस यहाँ पे देने पड़ेंगे। लेकिन यदि आप यहाँ पे बिजनेस के लिए अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आप यहाँ पे एसबीआई को आप चूज कर सकते हैं, एचडीएफसी को चूज कर सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक को चूज कर सकते हैं, एक्सिस बैंक को चूज कर सकते हैं और साथ में आप यहाँ पे कैनरा बैंक को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आप यदि चाहें तो आप पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर कोटक महिंद्रा बैंक को आप चूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो 3-4 बैंक हैं ये काफी बढ़िया यहाँ पे काम कर रही है। और जैसे कि यदि आपको बिजनेस अकाउंट अपना खुलवाना है तो क्योंकि बिजनेस अकाउंट में आपकी मतलब आपकी कैपिटल यहाँ पे ज्यादा सेव रहती है, तो आप यहाँ पे इन बैंकों में अपना अकाउंट खुलवा के आप अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे रख सकते हैं। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे मल्टीपल बैंक अकाउंट की क्यों बात कर रहा हूँ कि मतलब जैसे आपका सेविंग्स ज्यादा है तो आप यहाँ पे मल्टीपल बैंक अकाउंट में खोलना, क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा कि जो यस बैंक है वो इंडिया के टॉप 10 में आता था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि यस बैंक के ऊपर मोरेटोरियम लगा दिया गया और ऐसा लग रहा था कि जैसे यस बैंक में लोगों का डिपॉजिट जो है या फिर शेयर होल्डर का पैसा जो है वो डूब जाएगा। लेकिन फिर भी खैर एसबीआई ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और भी बहुत सारे जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक ने भी यस बैंक में इन्वेस्ट किया, तो तब जाके वो यस बैंक यहाँ पे बची। तो इसीलिए ऐसी कोई भी परेशानी ना हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप अपना बिजनेस अकाउंट खुलवा रहे हैं या फिर आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, अपने बड़े सेविंग्स रख रहे हैं, तो आप अपने बैंक अकाउंट को ऑर्गेनाइज करके रखें, मल्टीपल जगह में इन्वेस्ट करके रखें। तो इसी के साथ में आज की मजदूरी खत्म। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।